हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब भली भांति अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। अ, बहुत डिमांड पर फाउंडेशन 4। ऐसे तो फाउंडेशन 4 समझ में आ जाने वाला सब्जेक्ट है। बहुत ही आसानी से इसे हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। मैंने पुस्तक के पृष्ठों के माध्यम से ही आपको शब्दों को समझाने का प्रयास किया है। पुस्तक में जो जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, बस उसी पर हमें ध्यान देना है। चूंकि परीक्षा नज़दीक पहुंची हुई है, इसीलिए मैं आपके दिमाग को भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ। उल जलूल और इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा और जल्दी ही चैनल को शुरू करता हूँ। तो आज हम लोग पूर्ण रूपेण समझेंगे फाउंडेशन 4, जिसका नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन। तो आज इसके पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट सवाल है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यह लगभग लगभग प्रत्येक वर्ष आपको अंतर में ही पूछा जाता है, कभी शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए। तो पहले हम इसको शुरू करते हैं, समझते हैं। पुस्तक के इस पृष्ठ में जितनी ही बातें कही गई हैं, आपको हर बात नहीं जाननी है। जो मैंने अंडरलाइन कर दी है, आपको उसको समझना है। अपने नोट्स बना रहे होंगे तो बस इन्हीं बातों को लिख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भाग को हार्डवेयर कहते हैं। जिस भाग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस भी भाग को कंप्यूटर के हम देख सकते हैं व छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत विद्युतीय युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली के यंत्रों का, जिसमें कि कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, चिप, मॉनिटर, स्क्रीन, केबल, केबल मतलब तार हो गया, कूलिंग फैन इत्यादि। वस्तुतः कंप्यूटर का प्रत्येक यांत्रिक भाग अथवा कलपुर्जा हार्डवेयर ही कहलाता है। यानी कि साधारण रूप में कहें तो जिन भागों को हम देख व छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर की विशेषताएं भी दी गई हैं, पर इतना आंसर में नहीं लिखना है। कंप्यूटर हार्डवेयर में पाए जाने वाले जो ये हैं हार्डवेयर, उनको हम कुछ भागों में बांटते हैं। आगत यानी कि इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कौन कौन आता है? तो कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर है, लाइट पेन है, टैकबॉल है, जॉयस्टिक है और टैबलेट है। अब आपको डिटेल नहीं करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि सबको यहाँ बीटेक कंप्यूटर करके आए नहीं है। तो बहुत साधारण साधारण शिक्षण है सबका। तो इसीलिए जो है ना, सबसे पहले हम जान लेंगे कि कंप्यूटर की कीबोर्ड और स्कैनर, माउस, लाइट पेन, इन सब के नाम बस लिख देंगे आप हार्डवेयर हार्डवेयर डिवाइस के अंतर्गत। इनपुट डिवाइस में, इनपुट डिवाइस में इन सब के नाम के बाद आपको अगला पॉइंट जो है वह है आउटपुट डिवाइस यानी कि निर्गत उपकरण। अब निर्गत उपकरण में कौन कौन होता है? तो कंप्यूटर को जो सूचनाएं अथवा निर्देश दिए गए हैं, वो क्या था देख लीजिए एक बार। उसमें लिखा हुआ था कि सामान्यतः आगत उपकरण वैसे उपकरण हो गए जिनके द्वारा कंप्यूटर को सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक है ना? कंप्यूटर को सूचनाएं दी जाती हैं, यूपीएस को प्रदान करते हैं। ठीक है ना? अब आगे हम समझ रहे हैं कि निर्गत उपकरण। निर्गत उपकरण क्या है कि कंप्यूटर ने क्या कार्य किया है, उसको जानने के लिए हमारे पास विविध माध्यमों से सूचनाएं तथा गणनाएं आदि प्रेषित करता है। कंप्यूटर जिस तरीके से, जिस माध्यम से आपको सूचनाएं प्रदान करेगा, उसको हम निर्गत उपकरण कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रिंटर्स है, मॉनिटर पटल है, प्लॉटर है, ध्वनि है। तो आगत, निर्गत और अंत में अब आपको देख लीजिएगा इनपुट आउटपुट, वहां देख लिए। आप जानते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस 3 डिपार्टमेंट होते हैं, और उन तीनों में इनपुट और आउटपुट जो है वो आपको हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, और प्रोसेस जो होता है वो सॉफ्टवेयर का भाग है। सॉफ्टवेयर होता क्या है? मूल रूप से जैसे कि हार्डवेयर में हमने समझा कि जिसको देख व छू सकते हैं, तो उसी तरह सॉफ्टवेयर जो है जिसको कि हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर शब्द से उन निर्देशों तथा निर्देशकों के समूहों का बोध किया जाता है जिनके द्वारा हार्डवेयर को चलित तथा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा हार्डवेयर को निर्देश प्रदान किया जाता है। वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को बताता है कि उसे कौन से कार्य करने हैं। सॉफ्टवेयर जान लिए। अब सॉफ्टवेयर दो वर्गों में विभक्त है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों के बारे में नाम लिख दिए, इतना काफ़ी है आपको। अब इससे अलावा इतना सब नहीं लिखना है, इन सभी बातों को नहीं लिखना है। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर सामग्री के उपयोग में ध्यान रखने वाली सावधानियां, कि जब हम उसको उपयोग करें तो क्या क्या सावधानी को हम ध्यान रखें। पहला है कि अधिगम में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर सामग्री के उपयोग में सीखने वाले को अथवा सिखाने वाले को कुछ सावधानी ध्यान में रखना चाहिए, सीखने और सिखाने दोनों को। जैसे कि पहला है, सीखने के उद्देश्य के अनुरूप सामग्री का चयन किया जाए कि क्या सीखना है। विद्यार्थियों को सामग्री के उपयोग के लिए तैयार किया जाए, सामग्री को क्रियान्वित करने के लिए तैयारी की जाए, विद्यार्थियों को भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि जो है ना प्रैक्टिकल रूप से ये सीख सके। तो ये सारे जो थे सावधानियां। हम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर देख लेते हैं। यही है हमारा मेन टॉपिक। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का अंतर देखेंगे तो हार्डवेयर में होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, कंप्यूटर मेमोरी। और सॉफ्टवेयर में होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में मदरबोर्ड का महत्वपूर्ण कार्य होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा कहलाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी दो तरह की होती है, रैम और रोम। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम कई प्रणाली तथा अन्य प्रबंधित अभिलेख जैसे कि फ्लो चार्ट, मैनुअल आदि का सम्मिलित रूप होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर में माउस आता है, कीबोर्ड आता है, स्कैनर है, वेब कैमरा है इत्यादि है। और सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पेरोल है, सामान्य लेजर है, सामान्य अकाउंटिंग है इत्यादि है। प्रिंटर एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। वर्तमान में एक प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिस पर लिखते हैं, स्प्रेडशीट, डीबीएमएस, ग्राफिक्स, ब्राउजर्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन इत्यादि हैं। तो इस तरह हमने देखा कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को। देखिए, ये सारे टॉपिक जो हैं झारखंड डीएलएड की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनकी भी वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएंगे, जिनके पहले सिंगल सिंगल वीडियो आ चुके थे। जनसंचार माध्यम और शिक्षा में इनकी उपयोगिता, एक प्रश्न हमेशा बनता है और लगभग लगभग इस वर्ष के लिए तो ये इम्पोर्टेंट बन गया, क्योंकि पता है आपको कि कोरोना काल में केवल इसी माध्यम से शिक्षा दी जा सकी थी, इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट बना। संचार वह व्यवस्था या प्रक्रिया है जिससे आदेश, सूचनाएं, विचार, प्रश्न, स्पष्टीकरण आदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संचार मानवीय संसाधनों के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया है। क्या है? मानवीय संसाधनों के बीच। मानव जिन जिन वस्तुओं से जानकारी प्राप्त कर सकता है, उन सभी वस्तुओं के बीच में जो प्रक्रियाएं होती हैं, वही आपका लेन देन ही संचार कहलाता है। अब जनसंचार माध्यम का क्या मतलब है कि इस प्रकार के साधन में आपको आते हैं रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, तब ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं। इन साधनों के उपयोग शिक्षा से जुड़े विभिन्न उद्देश्यों या शैक्षिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा पहुंचाने के कार्य को इन साधनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। कोरोना काल में लॉकडाउन जब हुआ तो हर विद्यालय और महाविद्यालय बंद हो चुका था, विश्वविद्यालय ही बंद था। शिक्षा का सिर्फ एक ही माध्यम बचा था, यह जनसंचार शिक्षा। अब शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम की क्या उपयोगिता है? तो उपयोगिता में पहला उपयोगिता, देखिए बहुत सारी उपयोगिताएं किताब में दी गई हैं, उनमें कुछ उपयोगिताओं को आप याद भी रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कि जनसंचार माध्यम से सब तक शिक्षा पहुंचाकर संविधान की धारा 45 के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करना। यानी कि जो संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है सबके लिए शिक्षा, उसको पूरा करना, सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद सामाजिक दृष्टि से जन सामान्य में जागरूकता पैदा करना। दिन प्रतिदिन की देशी विदेशी घटनाओं से जन सामान्य को अवगत कराकर उन्हें देश विदेश से जोड़े रखना। साथ ही उनमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास में सहायता देना। देश के विभिन्न भागों की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम के प्रदर्शन द्वारा जन सामान्य को अपने देश की संस्कृति से अवगत कराना। ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अनौपचारिक शिक्षा से संबंध कठिन संकल्प वाले पाठों को सर्वसुलभ बनाना।
उसके अलावे है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा था कि आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से यह संभव हो गया कि पहले की दशाब्दियों में शिक्षा को जिन अवस्थाओं और क्रमों से गुजरना पड़ता था और उनमें से कईयों को लांघ कर आगे बढ़ा जाए। इस टेक्नोलॉजी से देश और काल के बंधनों पर काबू पाना संभव हो गया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और अस्थायी मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिकतर दोनों प्रकार की शिक्षा में इसका प्रयोग होता है। अब ये वर्गीकरण को आपको नहीं लिखना है, वर्गीकरण आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम। भारतीय जनसंचार संस्थान, इसके बारे में 2 लाइन देख लीजिए कि भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना 17 अगस्त 1965 को की गई। कब की गई? 17 अगस्त 1965 को। जिसे संचार, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में माना जाता है। कब किया गया है? 17 अगस्त 1965 को, भारतीय संचार संस्थान। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी, आजकल कॉलेजों में आईसीटी लैब बन रहे हैं, विद्यालयों में भी बन रहे हैं। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसने क्रांति उत्पन्न कर दी है। इसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं। मल्टीमीडिया अप्रोच, सैटेलाइट संप्रेषण, मॉड्यूलर उपागम, रेडियो विज़न, इंटरनेट, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सब प्रयोग किए जा रहे हैं और इनके माध्यम से शिक्षा को फैलाया जा रहा है। ये तो हमने देख लिया जनसंचार माध्यम क्या होता है, उसका क्या महत्व और अर्थ है। अब उसका उपयोग थोड़ा जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देता है, जन सामान्य को सजग बनाता है, कठिन अवधारणाओं को सरल व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने हेतु, सिद्धांतों को व्यवहारिकता से जोड़ने हेतु और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने हेतु। और 2-3 है कि जिज्ञासा, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति आदि को जागृत करने हेतु, साक्षरता के संदेश को व्यक्त करने के लिए नियमित रूप से मुख्य क्षेत्रों में लघु संदेश प्रसारित करने हैं। तो यानी कि बड़े बड़े क्षेत्रों में जो बहुत जगह पर है और उसको कोई छोटी सी बात को कह देना है सभी जगहों पर, तो इसके द्वारा कहा जा सकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु, अब हम लोग भी जो शिक्षा का माध्यम प्रयोग कर रहे हैं आपस में, यह संप्रेषण का कौन सा माध्यम हो गया? यह जनसंचार माध्यम है, यह इंटरनेट का साधन है। कार्य योजना 1992, याद रखिए संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में कहा गया कि शैक्षिक प्रयोजन के लिए समर्पित शैक्षिक दूरदर्शन चैनल और रेडियो प्रसारण के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की आवश्यकता है। अतः ऐसे प्रसारण केंद्र बढ़ाए जाएं जो गैर औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करे। इसीलिए भारत में एक समर्पित शैक्षिक चैनल की तत्काल आवश्यकता है। देखिए, एजुकेशन चैनल जो आज खुल रहा है ना, इतना बहुत सारा एजुकेशन चैनल खुल चुका है। डीडी न्यूज़ पर जाइए, डीडी चैनल पर जाइए, डीडी वन पर, तो देखिएगा कई सारे चैनल खुल चुके हैं हर एक क्लास के लिए। और खासकर अभी ई विद्या वाहिनी पोर्टल, ई शिक्षा पोर्टल, ई पाठशाला चलाया जा रहा है, ठीक है ना, दीक्षा ऐप चलाया जा रहा है, दीक्षा लर्निंग ऐप, इतना सारा ऐप और पोर्टल खुल रहा है। ये सब आज के टाइम में इसकी परिकल्पना 1992 में ही कर ली गई थी। अब देखिए, उपागम से संबंधित कुछ सवाल आते हैं। उपागम, कठोर उपागम किसे कहते हैं, या कठोर उपागम और मृदुल उपागम में अंतर बताइए। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हम आज के दौरान में जो तरह तरह के उपादान यूज कर रहे हैं, जो तरह तरह की वस्तुएं और सामग्री यूज कर रहे हैं, इन्हीं को हम उपागम कहते हैं। अब कठोर उपागम की बात करें तो शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग। अगर मान लीजिए पॉलिटेक्निक करिएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा ना। शैक्षिक तकनीकियाँ प्रथम या कठोर उपागम कहलाता है। कठोर उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग से हुआ।
कठोर उपागम को दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीनी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। डेविस के अनुसार कठोर उपागम शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में भौतिक विज्ञान का उपयोग है। क्या बोले? शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में भौतिक विज्ञान का उपयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का धीरे धीरे मशीनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है डेविस महोदय के अनुसार शिक्षा में कठोर उपागम। कठोर उपागम का तात्पर्य अगर बोला जाए तो शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले उन तकनीकी उपकरणों में से है जिनके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता है तथा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। कठोर उपागम के अंतर्गत चलचित्र, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टीवी प्रोजेक्टर आदि हैं। इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। किससे? केवल ज्ञानात्मक पक्ष से। इस तकनीकी के द्वारा ही ज्ञान को संचित करना, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना या संप्रेषित करना और ज्ञान का विस्तार करना संभव हो सका है। कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है लैम्सडेन ने किया था। तो किसने किया था? ए लैम्सडेन ने किया था। हम क्या जाने कि कठोर उपागम जो हो गया भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है और शिक्षा के जगत में तकनीक के प्रयोग पर जोर दे रहा है, मशीनी शिक्षा पर जोर देता है और इसके माध्यम से श्रव्य दृश्य साधन जो अभी वर्तमान दौर में हमारे शिक्षा जगत में प्रयुक्त हुए हैं। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी उपकरणों को कठोर उपागम कहते हैं। इसीलिए सिल्वरमैन ने इसे शिक्षा तकनीकी के नाम से पुकारा है। किसने दिया शिक्षा तकनीकी नाम? सिल्वरमैन ने। 1968 में सिल्वरमैन ने एक और नाम दिया, सापेक्षिक तकनीक। एक अन्य विद्वान डेविड के अनुसार 1971 में भौतिक विज्ञान पर आधारित मशीन उपागम शिक्षण एवं प्रशिक्षण को प्रभावशाली एवं सार्थक रूप प्रदान करता है। तो यह सेम ही है कि भौतिक विज्ञान पर आधारित जो मशीन उपागम है उसी को हम कठोर उपागम कहते हैं। दूसरा उपागम जो है कोमल उपागम। अब शैक्षिक तकनीकी का द्वितीय अथवा कोमल उपागम को अनुदेशन तकनीक भी कहा जाता है, यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। शिक्षण तकनीक यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी तथा व्यवहार तकनीक यानी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, कोमल उपागम विज्ञान व तकनीकी पर आधारित न होकर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेषकर अधिगम के मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है। किस पर खड़ा है? सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेषकर अधिगम की मनोविज्ञान की आधारशिला पर। कोमल उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोमल उपागम में शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का, वहाँ मशीनी उपकरणों का प्रयोग करते हैं, यहाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं जिसमें व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। कोमल उपागम का संबंध उद्देश्य के व्यवहारिक रूप, शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण की विधियों तथा प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली, पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण की युक्तियों एवं मूल्यांकन से होता है। देखिए, इन बातों को समझिए ध्यान से। कोमल उपागम में शिक्षण का सिद्धांत, उसकी विधि प्रविधि और पुनर्बलन जो देते हैं और मान लीजिए जो इंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करते हैं, इनका वर्णन होता है। इसके माने संक्षेप में कहा जाए तो कोमल उपागम के अंतर्गत इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कंप्यूटर के माध्यम से समझिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट यानी आदा, प्रक्रिया, प्रदा, इन तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। आर्थर मेल्टन ने कोमल उपागम के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। किसने? आर्थर मेल्टन ने कोमल उपागम के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार यह तकनीकी सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है, अनुभव प्रदान करके छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। यानी आर्थर मेल्टन ने क्या कहा है कि यह टेक्नोलॉजी यानी तकनीक को सीखने का ना मनोवैज्ञानिक आधार देता है
और इसके आधार पे अनुभव प्रदान किया जाता है उनके अंतर्गत, और उनमें व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। किन में? स्टूडेंट्स में। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि तकनीकी एवं मशीनी उपागम के माध्यम से प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, शिक्षण विधियां, युक्तियां आदि कोमल उपागम हैं। तो इन सब को हम कोमल उपागम कहते हैं। तो कठोर उपागम और कोमल उपागम आपने समझा आसानी से। अगला सवाल जो आता है, महत्वपूर्ण सवाल है, सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी का अर्थ बताइए। शिक्षा में सांख्यिकी का क्या महत्व योगदान है? समझते हैं इसको। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, एक वचन और बहुवचन। प्राचीन समय में जब सांख्यिकी का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया था, तब इसे बहुवचन अर्थात समंकों के रूप में ही स्वीकार किया जाता था, यानी कि सभी अंकों का समायोग। लेकिन आगे चलकर इस विज्ञान के पूर्ण विकसित होने पर इसे एक वचन अर्थात सांख्यिकी विज्ञान के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान के रूप में है। क्या मतलब है? सांख्यिकी विज्ञान। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों या समंकों के रूप में होता है। सांख्यिकी की विशेषताएं देख लेते हैं। सांख्यिकी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि समंकों यानी तथ्यों के समूह होते हैं। श्री होरेस क्रिस्ट के विचारों से समंक किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए नहीं होते हैं, तो अपितु वे किसी समूह के तथ्य को प्रदर्शित करते हैं। यानी होरेस क्रिस्ट ने कहा है कि समंक जो होते हैं किसी समूह के तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह एक व्यक्ति के लिए कोई संख्या दी जाए तब वह समंक नहीं होगा, लेकिन एक समूह के लिए दी जाए तब वह समंक बन जाएगा। सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करती है, निष्कर्ष नहीं। सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है। क्या प्रस्तुत करती है? केवल साधन। यदि अनुसंधानकर्ता की भावना पक्षपात पूर्ण हो तो सांख्यिकी निष्कर्ष अशुद्ध हो जाते हैं। जो बनाने वाला है सांख्यिकी का रिपोर्ट, अगर वह भेदभाव करेगा, दो टीम का रिपोर्ट तैयार करना है, तो फिर रिपोर्ट सही नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता सदैव ऐसा प्रयास करता है कि परिणाम उसकी पूर्व धारणा के अनुसार हो, जैसा उसने सोचा है वैसा ही हो। समंकों की गणना, अब जैसे आप समझ रहे होंगे, भारी लग रहा होगा, तो इसको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया, तो रिपोर्ट तैयार करने में डाटा को, जो भी नंबर आपको मिलता है उसको डाटा कहते हैं, उनको जमा करके आपको ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ या कुछ बनाते हैं तो आप पहले से जो चीज़ सोच करके रखेंगे, आप चाहते हैं कि इसी को प्रदर्शित होना चाहिए, तो फिर डाटा सही नहीं बनेगा। समंकों की गणना अथवा अनुमान द्वारा संकलित किया जाता है। होरेस क्रिस्ट का विचार है, क्रिस्ट का विचार है कि समंकों का संकलन या गणना तो साधारण गणना के आधार पर किया जाता है, संकलन, या फिर पूर्व घटनाओं या अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाता है। यदि समंक संकलन का क्षेत्र सीमित है, अभी आप इसको ऐसे समझिए, नंबर को समंक कह रहे हैं, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट को समंक कह रहे हैं, वो किसी निश्चित टॉपिक के लिए ही देना है आपको, किसी निश्चित टॉपिक के लिए ही। तब गणना विधि के द्वारा यदि क्षेत्र विस्तृत है, तब अनुमानित विधि पर इसका संकलन किया जाता है। गणितीय शुद्धता का अभाव, इसमें उतना ज़्यादा शुद्धता नहीं पाई जाती है। संकलन सुव्यवस्थित तरीके से हुआ हो, अब यदि उनका समाकलन योजनानुसार नहीं किया गया है, तब वे समंक नहीं कहलाएंगे। और सजातीय आवश्यकता, सांख्यिकी समंकों की तुलना हेतु उनका सजातीय होना आवश्यक है। कपड़ों और जूतों की तुलना संभव नहीं है। जैसे, हाँ, अब समझ पाएंगे आप, जब क्लास 6-7 में आपको पढ़ाया गया होगा कि किसको किसको एक साथ रखा जा सकता है, नापा जा सकता है, तो जूता और कपड़ा का नाप अलग अलग होगा। अब यहाँ समझिए, कपड़ा को नापने के लिए आप मीटर का प्रयोग करेंगे, लीटर और केजी का नहीं। जूता को गिनती करके किया जाएगा, पेयर जोड़ा जाएगा, जोड़ा गिना जाएगा।
तो इस आधार पे हम कह सकते हैं समंक हो गया किसी भी वस्तु के समूह को गिनने या मापने के लिए जो संख्या का प्रयोग किया जाता है। समंक अंकों अथवा संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। समंक हमेशा अंकों में अथवा संख्या में प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि कोई तथ्य संख्या में प्रस्तुत नहीं किया गया तब वह समंक नहीं होगा। यदि सांख्यिकी की विशेषता उतना अच्छा भी नहीं लिख पाए आप, तो आप उसको किनारे कर सकते हैं। आप सांख्यिकी के महत्व को भी केवल दे सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभवों में वृद्धि, पहला नंबर है व्यक्तिगत अनुभवों में वृद्धि कि सांख्यिकी पद्धति के अभाव में अनुसंधानकर्ता द्वारा निकाले गए निष्कर्ष केवल अनुमान मात्र होते हैं। यदि कि मान लीजिए सांख्यिकी का पद्धति ना यूज करे तो केवल अनुमान से ही निकाला जा सकता है, उनमें दृढ़ता नहीं होती है। आगे है जटिल तथ्यों को सरल बनाने में अनुसंधान के दौरान संकलित जानकारी यानी जमा की गई जितनी जानकारी है वो बहुत ही जटिल अलग अलग जगह का जानकारी अलग अलग होता है, तो उसको हम सुव्यवस्थित करते हैं, सरल बनाते हैं। सामान्य नियमों का निर्माण, सांख्यिकी पद्धति से मिले परिणामों को छोटे अथवा विशेष क्षेत्र पर नियम रूप में लागू किया जा सकता है। सांख्यिकी में जो भी परिणाम मिलता है, सांख्यिकी का मतलब क्या हो गया? सांख्यिकी का मतलब ये हो गया कि संग्रह, आंकड़ों का जो संग्रह है उसको सरल रूप से प्रदर्शित करना। ठीक है। संक्षिप्त व्याख्या, संक्षिप्त व्याख्या सांख्यिकी अनुसंधान के निष्कर्षों व परिणामों में से अनावश्यक है। यानी कि जो भी आप रिसर्च करके नंबर जमा किए हैं उन नंबर के निष्कर्ष यानी कि लास्ट में फाइनल रिजल्ट में जो होते हैं उसका ज़्यादा फायदा होता है, और जो इतना काम किए उसका कोई यूज नहीं रह जाता है, लास्ट वाला नंबर का ही केवल यूज रहता है। तो वही कहा गया संक्षिप्त व्याख्या। सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक, सांख्यिकी की सहायता से देश में अशिक्षा, बेरोजगारी, अपराध, भिक्षावृत्ति आदि सामाजिक समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। साथ ही इन समस्याओं के समाधान के उपाय तथा वे कहाँ तक सफल हुए इनका भी सांख्यिकी की मदद से पता लगाया जा सकता है। भविष्य के लिए पूर्वानुमान, भविष्य के लिए पता लगाया जा सकता है। देखिए, शिक्षण प्रौद्योगिकी में सांख्यिकी एक मेथड है जिसके द्वारा ना हम डाटा का ये तैयार करते हैं, रिकॉर्ड तैयार करते हैं। चार्ट, ग्राफ ये सब बनाने के लिए जो हम विधि का प्रयोग करते हैं उसी को सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी का कार्य था, भले ही थोड़ा समझने में मुश्किल हुआ होगा, तो इसको एक काम कर सकते हैं कि आप सांख्यिकी की परिभाषा लिख करके सांख्यिकी का महत्व पर आ जाएंगे और इन पॉइंट्स को केवल याद रख लेंगे बस। अब एक टॉपिक है शिक्षण उपादान और उसमें श्रव्य दृश्य सामग्री। तो श्रव्य दृश्य सामग्री को समझने से पहले शिक्षण उपादान, शिक्षण उपादान को आप देख रहे हैं कि शिक्षण उपादान कई प्रकार के होते हैं। जो क्या करता है, शिक्षण अधिगम में उपादानों का इसलिए भी महत्व होता है कि अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षक इनका प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, शिक्षण प्रभावशाली हो जाता है। अब इसमें दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मॉडल आते हैं, श्यामपट्ट आते हैं, फिल्म आता है, फिल्म स्ट्रिप आता है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? रेडियो, एफएम, ग्रामोफोन। श्रव्य दृश्य सामग्री में कौन कौन आएगा? टेलीविजन, सीसीटीवी, वीसीआर, कंप्यूटर। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में उनका क्या महत्व है? तो आप पहले शिक्षण उपादान के बारे में 2-4 लाइन लिख दें कि यह शिक्षण में शिक्षक को अपनी क्षमता बढ़ाने में योगदान देता है और यह शिक्षण को प्रभावी बनाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री की बात की जाए तो आजकल श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षा के क्षेत्र में एक सबल और महत्वपूर्ण उपकरण माना जा रहा है।
सब स्कूलों में आप देख रहे होंगे कि ऑडियो विजुअल एड्स का खूब यूज किया जा रहा है। इसीलिए आजकल अच्छे विद्यालयों में श्रव्य दृश्य पुस्तकालय या प्रयोगशाला बनाई जा रही है। इसमें प्रत्येक प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री होनी चाहिए। प्रत्येक सामग्री पर उसका नाम, कार्य, प्रविधि आदि से संबंधित निर्देश अवश्य होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री है टेलीविजन, सीसीटीवी, वीसीआर, कंप्यूटर आदि। ठीक है, आप अपना प्रारूप तैयार करेंगे। उस प्रारूप में देखिए टाइम कम हो गया है, क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं फ़ोटो खींच करके दिखा रहा हूँ। तो आप अपना कॉपी में जब बनाएंगे तो प्रारूप तैयार करके लिखेंगे। इसमें पहला सामग्री का नाम लेते हैं तो टेलीविजन या दूरदर्शन सबसे प्रचलित है। श्रव्य दृश्य सामग्री का सबसे प्रचलित साधन है टेलीविजन। आधुनिक युग में दूरदर्शन संप्रेषण संचार क्रिया का एक शक्तिशाली साधन है। दूरदर्शन के द्वारा प्रत्येक घटना देखी जा सकती है तथा हर घटना का विवरण सुना जा सकता है। जो बात यहाँ अंडरलाइन की हुई है इसे आप लिखें बस। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड यानी जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। टेलीविजन के माध्यम से औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये हमने समझा टेलीविजन। टेलीविजन एक महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन है जिसमें छात्रों की देखने व सुनने की दोनों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है। अब टेलीविजन के कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, यहाँ देख रहे हैं आप। इन सब को वैसे लिखने का उतना आवश्यकता नहीं है। आगे आ जाइए। टेलीविजन के बाद आपको आना है सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी साधारणतः टेलीविजन प्रसारण में कार्यक्रम पहले स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाता है। अब ध्यानपूर्वक समझिए कि श्रव्य दृश्य का मतलब क्या हुआ। वैसे साधन जिन्हें हम देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखकर भी और सुनकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसमीटर द्वारा रिले किया जाता है। ये टीवी का बताया जा रहा है कि टेलीविजन में क्या होता है, पहले स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर ट्रांसमीटर द्वारा रिले किया जाता है। टीवी रिसीवर एंटीना के द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को प्राप्त कर टेलीविजन पर दिखाया जाता है। अब सीसीटीवी क्या है कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन में प्रसारण केवल कक्षाओं, स्कूल भवन तक सीमित रहता है, इसीलिए इसे क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कहते हैं। मतलब केवल एक लिमिटेड प्लेस तक ही इसका प्रसारण होता है। इनका उद्देश्य केवल विशिष्ट दर्शकों जैसे छात्रों के लिए पूर्व निश्चित उपप्रकरणों पर कार्यक्रम प्रसारित करना है। देखो सीसीटीवी यानी कि क्या बोला है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन जो है इसका प्रयोग केवल एक निश्चित छात्रों के लिए किया जाता है, निश्चित दर्शकों के लिए किया जाता है। अब सीसीटीवी का विशेषता भी दिखाता है, उतना ज़्यादा नहीं जाना है। वीसीआर पर आना है। वीसीआर क्या है? वीसीआर का तात्पर्य है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीसीआर को क्या कहते हैं? वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीसीआर में वीडियो फिल्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वीडियो फिल्म का। ये फिल्में शैक्षिक परिस्थितियों में अत्यंत लोकप्रिय हो रही हैं। अब ध्यानपूर्वक यदि आप समझेंगे तो इसका शिक्षा में बहुत प्रसार ही हो रहा है। अब आगे देखते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित वस्तु या घटना को आवश्यकता अनुसार पुनः दिखाया जा सकता है, इसकी प्रतिपुष्टि की जा सकती है। ये 3-4 लाइन आप लिखेंगे बस। ठीक, वीसीआर में इतना लिखना काफ़ी है। वीसीआर के बाद बात आता है कंप्यूटर का, इसको थोड़ा सा लिखना है। अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर आधुनिक तकनीकी शिक्षा शास्त्र का सबसे बड़ा योगदान है। इसमें कंप्यूटर में का आधुनिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा शास्त्र में सबसे बड़ा योगदान है। इसका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा एवं शिक्षण का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। अब आप अपने जीवन में देखिए तो शायद आपको अनुभव हो रहा होगा कि ऐसा कोई भी फील्ड या कार्य नहीं है जो कि शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, हर जगह कंप्यूटर का अत्यंत योगदान है। कंप्यूटर
शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है, यानी कि कठोर उपागम का एक भाग है। ध्यान रखिएगा, यह कठोर उपागम का एक भाग है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा में अनुदेशन, आंकड़ों के विश्लेषण, नवीनतम सूचनाओं की प्राप्ति, शोध कार्यों एवं परीक्षा प्रणाली में अधिक किया जाने लगा है। देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के कुछ शब्द ना कठिन है, इन्हें आपको थोड़ा रटने की आवश्यकता है। कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला है अदा यानी इनपुट, दूसरा है प्रदा यानी प्रोसेस यानी प्रक्रिया, तीसरा है प्रदा यानी आउटपुट। समझ सकते हैं आप कि अदा यानी कि जिनके द्वारा कंप्यूटर में हम संप्रेषित करते हैं आंकड़ों को। प्रक्रिया यानी कि जिनके द्वारा वह उन आंकड़ों पर कार्य करता है। और प्रदा यानी जिनके द्वारा कंप्यूटर अपना रिजल्ट यानी इंफॉर्मेशन सूचना को प्रसारित करता है, संपादित करता है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर कौन कौन है? तो मुख्य फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है इत्यादि। अंत में हम देख लेते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति और आंकड़ों का रेखीय चित्रण। इस पाठ से जो प्रश्न बनेगा वह आपको सीधे सीधी बनेगा माध्य, माध्यक और बहुलक। ध्यान दीजिएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक, बस इन 3 बातों को यहाँ समझना है। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता क्या है, इसको समझिए। इसका अर्थ दिया है किताब में कि एक अकेला आंकिक मूल्य जो किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का द्योतक है, उस समूह का सर्वोत्तम रूप में प्रतिनिधित्व कर सकता है। मतलब क्या समझे? मान लीजिए आपके कक्षा में 50 छात्र हैं। 50 छात्रों के अलग अलग मान लीजिए ऊंचाई है, किसी का 170 सेंटीमीटर, किसी का 150 सेंटीमीटर, किसी का 160 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह। सभी के अलग अलग ऊंचाई हैं और इन ऊंचाइयों में अगर पूछा जाए कि औसतन सबकी ऊंचाई कितनी है, तो एक संख्या हमको बताना होगा। उस एक अकेले आंकिक मान को ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहेंगे। अतः आंकड़ों का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता इस बात में रुचि रखता है कि उसे अपने समूह की प्रवृत्ति को जानने के लिए केवल एक ही मापक की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है ना, केवल एक ही मान। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की बहुत सारी मैंने परिभाषाओं की बात अगले टॉपिक में करेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ जानते हैं। वह विधि जिसके द्वारा किसी आंकिक श्रृंखला के केंद्रीय प्रवृत्ति का द्योतक एक अकेला अंक ज्ञात किया जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। अभी बोले कि वह औसतन लंबाई बताइए, तो वो औसतन लंबाई निकालने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करेंगे उस विधि को ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहेंगे। अतः जिन सांख्यिकीय विधियों द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की गणना की जाती है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है। तो अभी आपने समझा कि सांख्यिकीय प्रविधि। इसके पहले हम देख रहे थे सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या जान रहे थे? संख्यांक या समांक क्या होता है? चीजों का समूह। और उनके लिए जो हम एक नाम देते हैं या जो विधि का प्रयोग करते हैं, ये सब सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की परिभाषाओं की बात करते हैं तो रॉस के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि संपूर्ण आंकड़ों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, परिभाषाओं को तो जैसे है वैसे ही याद करना आवश्यक है कि अगर मान लीजिए एक समूह दिया गया है और उस समूह का एक ही वैल्यू फाइंड करना है, समूह में 50-60 नंबर हैं और हमको एक ही नंबर निकालना है उसमें से, तो उस नंबर को ही हम क्या कहेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहेंगे। अब एक और परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार कि व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह को केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत अंक होता है। कि व्यक्तियों का समूह है, उस समूह का जो केंद्रीय मूल्य होता है, जो सेंट्रल वैल्यू फाइंड किया जाता है, उसी को हम उसका क्या कहेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप
तीन प्रकार के हैं। कौन कौन है? मध्यमान है, फिर मध्यांक है, फिर बहुलांक है। तो तीन माप है। कौन कौन है? मध्यमान यानी मीन, मध्यांक माने मीडियन, और बहुलांक माने मोड। तो मध्य, माध्य, बहुलक। अब हम बात करते हैं मध्यमान की। इसका अर्थ देख लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर माप औसतांक यानी कि मध्यमान, मीन का होता है। किसी भी अंक या सामग्री के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसतांक कहते हैं। माने कि दी हुई जितनी भी कक्षा के बच्चों की लंबाई है उन सभी लंबाओं को योग कर देंगे, जोड़ देंगे, और फिर जितना कक्षा में बच्चे हैं उसको गिन करके उससे भाग दे देंगे। तो जो संख्या हमको मिलेगा उसी को हम मध्यमान कहेंगे। मध्यमान ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका यह है कि संख्याओं के जोड़ को उनकी संख्या से भाग कर दिया जाता है। यानी ऊपर में प्रेक्षणों की संख्या और नीचे में प्रेक्षणों का योग ऊपर में, और नीचे प्रेक्षणों की संख्या। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो गैरेट ने कहा है कि समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे गणितीय माध्य या मध्यमान कहते हैं। यह गैरेट का कथन है। एफसी मिल्स कहते हैं कि मध्यमान किसी विवरण का संतुलन केंद्र है। क्या है? संतुलन केंद्र। आगे है कि मध्यमान के उपयोग या महत्व। तो मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध माप है, अतः जब अधिक शुद्ध माप की आवश्यकता होती है तो मध्यमान का उपयोग करना चाहिए। आगे है, जब सबसे अधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति का माप चाहिए हो तो औसतांक यानी मध्यमान निकालना चाहिए। पांचवा माने तीसरा नंबर, कि जब वितरण के प्रत्येक अंक को महत्व देना हो। तो ये सब मध्यमान के महत्व हो गए। अब मध्य या औसतांक ज्ञात करने की सूत्र। तो पहले जान लीजिए कि माध्य जो है ना, दो प्रकार होते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़े और एक वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े मतलब कि जिसमें सबको अच्छे तरह से सजाया हुआ नहीं रहता है, और वर्गीकृत जहाँ सब कुछ सजाए रखे हुए होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य करने की जो गणना होती है उसमें हम मात्र इसको लिखेंगे कि m बराबर सिग्मा x बटा n। अब m क्या होता है? मध्यमान। सिग्मा मतलब जोड़ दीजिए, किसको जोड़ दीजिए? x यानी कि जितने भी प्राप्तांक आपको मिले हुए हैं, और n यानी कि जोड़िए कै गो प्राप्तांक है उससे भाग दे दीजिए। इसे निकालने का यहाँ बताया है, एक उदाहरण दिखा दिए हैं। 8 5 7 6 8 10 6 5 4 8 सबको जोड़ दिया गया और फिर उनकी संख्या इतनी है उससे भाग दे दिया गया। जरूरी नहीं आपको उदाहरण बनाना, ये समझने के लिए बस। दूसरा नंबर है वर्गीकृत या व्यवस्थित आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना। इसका जो विधि है वह है मध्यमान यानी मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में एन। अब f क्या है? f मतलब आवृत्ति, कि वह कितनी बार दोहराया गया है। x मतलब वर्गों का अंतर या मध्य बिंदु, वर्ग अंतरों का मध्य बिंदु। fx यानी दोनों के बीच में गुणनफल, और n बराबर आवृत्तियों का योग। देखिए जैसे कि यहाँ दिया है 40 45 49, 40 से 44, 45 39, ऊपर नीचे आगे पीछे है। हम क्या किए, इसको अरेंज किए, इनके बीच का मध्य बिंदु निकाले। अब मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है ये जानिए। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है? मध्य बिंदु जो है ऐसे ज्ञात किया जाता है कि 45 और 49 इन दोनों को जोड़ दीजिए और फिर उसको भाग दे दीजिए 2 से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बीच का पॉइंट मिल जाएगा, वही x कहलाएगा। आवृत्तियां जब निकालेंगे तो यह कितनी बार आया है? यह 4 बार है। माने इसके अंतर्गत कितने सारे संख्याएं हैं? वो 4 संख्याएं हैं। ऐसे ऐसे करते करते सबका दिया हुआ है, और इधर f और x को गुना करके लिखा गया है। उसके बाद सबको जोड़ दिया गया
और यहाँ निकालने पर मध्यमान निकल गया। अब ध्यान दीजिए कि संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान कैसे निकाला जाता है। दो विधि है वर्गीकृत आंकड़ों को निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। वर्गीकृत आंकड़ों को माध्य निकालने के लिए दो विधि है, एक है दीर्घ विधि और एक है सूक्ष्म विधि या संक्षिप्त विधि। इस विधि में m बराबर ए एम जोड़ सिग्मा एफ डी, क्या लिखा है, सिग्मा एफ डी गुना सी आई बटा में n। अब सबका बताया गया है कि क्या क्या होता है। ए एम हो गया कल्पित मध्यमान, यानी कि हम मान लेते हैं। एफ हो गया आवृत्ति, डी हो गया कल्पित माध्य से विचलन, एफ डी हो गया आवृत्ति और विचलन का गुना, एन हो गया आवृत्तियों का योग और वर्गांतर का आकार, ये क्लास इंटरवल। अब इसको समझिए कैसे किया गया है कि इसमें जो होता है ना, मैं ज़्यादा नहीं जानना है इसको, इसका बस आप संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात करने की विधि को लिख दीजिए, ठीक है ना, यही आपके लिए काफ़ी है। आगे आ जाइए। मध्यांक यानी मीडियन। मीडियन क्या होता है, किसी भी वितरण में वह बिंदु जिसके नीचे 50% प्राप्तांक हो तथा ऊपर में 50% प्राप्तांक हो। यानी कि कोई भी जगह पर आप नंबर्स आपको पता चल गए ढेर सारे, किसी चीज़ का ये बनाना है, रिजल्ट बनाना है बच्चों का क्लास में, तो 50-60 बच्चों का रिजल्ट है, उसमें सब बच्चों के रिजल्ट को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में सजा दीजिए। अब उसके बाद वो संख्या जो उनके बीचों बीच होगी वही मध्यांक कहलाएगी। मध्यांक की परिभाषाएं, प्रोफेसर बाउले कहते हैं कि मध्यांक श्रेणी में उस पद का मूल्य है जो वितरण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, संख्या जो लिखी हुई है उनको दो बराबर भागों में बांट देना, ये मध्यांक कहलाता है। गिलफोर्ड कहते हैं मध्यांक किसी मापनी पर उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके ऊपर ठीक आधे केसेज और ठीक नीचे दूसरे आधे केसेज होते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि संख्या को जब आधे आधे हिस्से में जो संख्या बांट दे संख्याओं के समूह को, उसको मध्यांक कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, जब आंकिक श्रृंखला का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तब मध्यांक का उपयोग करते हैं। माने जो दो अंकों की संख्याओं के समूह जो दिए गए हैं उसका वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए मध्यांक का प्रयोग करते हैं। जब अंकों का वितरण असमान हो, जब प्राप्तांकों के वितरण में एक तरफ केवल छोटे और दूसरी तरफ केवल बड़े अंक दिए जाएं, वितरण अपूर्ण हो, वास्तविक बहुलांक ज्ञात करना हो, और जब शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता न हो। अवर्गीकृत आंकड़ों का अगर बात करें तो मध्यांक कैसे ज्ञात किया जाएगा। मध्यांक की गणना करने के लिए सबसे आवश्यक है कि अंकों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। सबसे पहले व्यवस्थित कर लेने से बाद आप उनको जोड़ करके कितने हैं उनको गिन लीजिए। गिनती जो जैसे कि अब यहाँ देखिए, इसको हम अरेंज कर दिए, सबको अरेंज कर दिया गया आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में अरेंज करेंगे तो n कितना है, टोटल कितना है, n 9 है। और उसके बाद 9 को हम सीधे सीधे 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। जब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि संख्या जो है इवन यानी कि सम संख्या आ जाए, तब एक बार आप भाग दे सकते हैं। यानी 10 रहता 9 के जगह तो आप 2 से भाग दे देते और आपको आ जाता 5। तो पांचवा पद कौन रहता, इसमें से हम चेक करते। जैसे कि अभी जो है पांचवा पद यहाँ कौन आया, 8 आया। अगर मान लीजिए इसमें संख्यांकों की संख्या, ये जो संख्या 4 5 6 7 8 9 10 12 14, ये एक और संख्या रहता, मान लीजिए 15 या 16, तो 10 संख्या रहते। तो पांचवा अंक पर जो संख्या मौजूद है यानी 8, उसको और उसके आगे वाली संख्या 9 को, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते, तो जो आता वो आपका मध्यांक निकलता।
वर्गीकृत या व्यवस्थित आंकड़ों के मध्यांक की गणना। वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का एक फॉर्मूला को लिखते हैं, L+N/2 - F/F M और गुना CI। ज़्यादा इससे ज़्यादा मत जाइए, आगे जाइएगा फिर फंसिएगा, याद होगा नहीं, बनेगा नहीं। बहुलांक, किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या को बहुलांक कहते हैं। आप सब इस आंसर को लिखेंगे कॉपी में, तब आपको याद हो पाएगा। किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या को बहुलांक कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया हो जो संख्या, उसी को हम लोग बहुलांक कहते हैं। गैरेट ने क्या कहा है कि किसी भी आवृत्ति वितरण में बहुलांक वह मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि प्राप्तांकों के समूह में जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलांक कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब केवल निरीक्षण से ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पता लगाना है, यानी देख करके ही आपको बताना है कि कौन सा संख्या बीच में आएगा। दूसरा है कि जब वितरण में कुछ प्राप्तांक छूट गए, आपको पता नहीं चल पाया, जब ऐसे घटकों की केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो जिनका ठीक ठीक माप करना संभव नहीं है। जैसे फैशन, अब कौन सा फैशन ज़्यादा प्रचलन में है, अभी कैसे पता चले? किसी वस्तु की बिक्री, कौन सा बिक्री बढ़ गया घट गया। इसी तरह से बहुलांक की गणना करने के लिए भी अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलांक होता है, अवर्गीकृत प्राप्तांकों में अपरिशोधित बहुलांक वह प्राप्तांक है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। मतलब अवर्गीकृत आंकड़ों में कहा जाए तो जो सबसे ज्यादा बार दोहराया गया है उसी को हम क्या कह सकते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलांक। और वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलांक में सीधे सीधी ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, 3 मध्यांक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलांक। क्या बोले? 3 मध्यांक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलांक। तो इस प्रकार आपने देखा माध्य, माध्यक और बहुलक को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाने वाली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED की परीक्षा की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। तो हम आज देखने वाले हैं फाउंडेशन 4 यानी कि शैक्षिक तकनीक या मूल्यांकन विषय के एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शैक्षिक तकनीक के महत्व एवं उपयोगिता बताएं। देखिए, यह सवाल 2014, 2016, 2018 और 2019 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि हमेशा की तरह पहले हम इसका एक प्रारूप तैयार कर लेंगे। शैक्षिक तकनीक, तो शैक्षिक तकनीक से संबंधित जो जो भी प्रारूप बातें, जो जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उसे हम प्रारूप में लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, शैक्षिक तकनीक का परिचय, शैक्षिक तकनीक का संक्षिप्त इतिहास, शैक्षिक तकनीक का अर्थ, शैक्षिक तकनीक की परिभाषा, उसके उद्देश्य और अंत में उसके महत्व एवं उपयोगिता। इतनी सारी बातों को अब हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं शैक्षिक तकनीक के परिचय को। तो देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, शैक्षिक तकनीक 2 शब्दों यानी कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है। तो इसका मतलब ही हुआ कि एजुकेशनल फील्ड यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। हम जानते हैं कि वर्तमान का जो युग है ये तकनीक का युग है और यहाँ कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमें अपनी कुशलता साबित करने के लिए या कार्य को प्रभावी बनाने के लिए वहां पर तकनीक का प्रयोग ना करना पड़े। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में जो पढ़ाई चल पाई, शुरू रह पाई, या हम बहुत सारे कामों को, जॉब को कर सके, तो वो सब मात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से। तो हम देखते हैं कि तकनीक का कितना बड़ा योगदान है। सर्वप्रथम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो यह शब्द है, इसका प्रयोग इंग्लैंड में ब्रिनमोर जोन्स नामक शिक्षाविद ने 1967 ईस्वी में किया था। बाद में यह और भी कई सारी संस्थाओं के द्वारा इसको व्याख्या की गई, जिसमें इंग्लैंड की एक संस्था NCET का नाम प्रमुख है। अब हम बाद में यह देखते हैं कि वर्तमान में भारत में आज यह
विषय के रूप में, प्रमुख विषय के रूप में शैक्षिक तकनीक डीएलएड, बीएड व एमए में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके संक्षिप्त इतिहास को। तो दोस्तों, हमने शैक्षिक तकनीक के परिचय को देखा, अब हम इसके संक्षिप्त इतिहास को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रमुख बातों को जो बोर्ड पर लिख दिया है कि 1926 ईस्वी में पहली बार अमेरिका के ओहियो नामक जगह पर एक विश्वविद्यालय था। वहां पर सिडनी प्रेस नामक एक व्यक्ति थे। सिडनी प्रेस जो है ना, यह एक व्यक्ति का नाम है। सिडनी प्रेस ने जो है ना शिक्षण मशीन का प्रयोग किया था, और उसके बाद बहुत सारे लोग और भी आए, जिसमें लाम्सडेन का नाम आता है, ग्लेजर का नाम आता है। इन लोगों ने भी बहुत सारे मशीन का प्रयोग किया था, तरह तरह के पंच कार्ड वगैरह बनाए, पुस्तक बनाए, बोर्ड बनाए। 1930-40 ईस्वी में भी बहुत इसका प्रयोग किया गया। 1950 तक कहा जाता है कि शिक्षा में तकनीक का प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि शिक्षा में तकनीक को सर्वप्रथम लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो देखिए बीएफ स्किनर। स्किनर को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने शिक्षा में तकनीक को जोड़ा। तो शैक्षिक तकनीक नामक विषय इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने सर्वप्रथम प्रोग्राम्ड लर्निंग नामक एक कार्यक्रम शुरुआत किया, और उसके बाद जो है ना, कहा जाता है कि इनके साथ स्टैनली एडवर्ड नामक एक व्यक्ति, ए और स्किनर, ये दोनों मिलकर के इस कार्य को और आगे बढ़ाने लगे। और इनकी ही वजह से प्रोग्राम लर्निंग जो है मटेरियल, इसका प्रयोग, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल का प्रयोग अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग जगहों पर होने लगा। आज वर्तमान में हम अगर कहें तो भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नामक जो संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, इसके अधीन शैक्षिक तकनीक नामक केंद्र है। तो यह जो दिल्ली में है, इस परिषद का कार्य है कि भारत में शिक्षा के विभिन्न अंगों को सबल बनाना, मजबूत बनाना और सक्षम बनाना। तो हमने देखा कि शैक्षिक तकनीक का संक्षिप्त इतिहास क्या था। अब हम इसके आगे देखना जाएंगे कि शैक्षिक तकनीक का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अब हम शैक्षिक तकनीक के अर्थ को देखते हैं। तो जैसा कि जैके गालब्रथ नाम के एक शिक्षाविद ने बताया है कि शैक्षिक तकनीक की मुख्यतः दो विशेषताएं हैं, जिसमें है कि शैक्षिक तकनीक जो है यह हमें वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध प्रयोग बताता है। मतलब कि जो भी हम विज्ञान की पद्धति में सीखते हैं उसका हम व्यवहारिक कार्य में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, यही तकनीक हुआ। और व्यवहार के कार्यों का खंड उपखंड में विभाजन, मतलब कि चीजों को कैसे बांट बांट के काम किया जाता है, यह शैक्षिक तकनीक की विशेषताओं के अंतर्गत जेके गालब्रथ ने बताया है। और जब भी हम शैक्षिक तकनीक में कोई शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो शैक्षिक तकनीक में शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण पद या सोपान या चरण या क्रमबद्ध तरीके से जो कार्य करना होता है, वो इस प्रकार है कि पहले हम शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते हैं, किसी विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा नंबर हम पाठ्य वस्तु निर्धारित करते हैं कि उस विषय के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाना है। तीसरा, हम शिक्षण सामग्री निर्धारित करते हैं कि किन वस्तुओं की सहायता से, किन सामग्रियों की सहायता से हम उस विषय को क्रमवार तरीके से कक्षा में पढ़ा पाएंगे। चौथा, हम शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हैं, यानी कि एक ऐसा वातावरण जहां बच्चे पढ़ सकें। पांचवा, छात्रों का आचरण भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और छठा, शिक्षक का व्यवहार। तो कुल मिला के कहा जाए तो शिक्षक तथा छात्रों के बीच होने वाली अंतःक्रिया, यही शैक्षिक तकनीक है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखते हैं इसकी परिभाषा को। दोस्तों, परिभाषा में पहली परिभाषा है लेथ के अनुसार। तो लेथ नामक महोदय ने कहा है कि अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने तथा प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है तो उसे शिक्षा तकनीक कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है ये। अभी मैं एक और परिभाषा आपको दे रहा हूं, क्योंकि कम से कम 2 परिभाषाएं आप जरूर अपने उत्तर में लिखें। एक परिभाषा है रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार कि मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रयोग को शैक्षिक तकनीक अथवा अनुदेशन तकनीक कहा जाता है। तो मैंने 2 परिभाषाएं आपको दी हैं, इसमें से जो भी आपको आसान लगे उसे आप याद कर सकते हैं और जरूर लिख सकते हैं। अगला है कि शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य। तो अब हम इस टॉपिक को देखते हैं।
शैक्षिक तकनीक के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं कि विद्यार्थियों को अधिगम में व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि इसमें कैसे एक एक जन को सहायता प्रदान हो जाती है। और दूसरा है शैक्षिक तकनीक का जो उद्देश्य हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम को व्यवहारिक बनाना। व्यवहारिक बनाना मतलब कि हम जो अधिगम है उसका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग करने वाले हैं, यह उद्देश्य पूर्ण करना। उसी को कहा गया है कि शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करना। फिर है विद्यार्थियों के गुणों का विश्लेषण करना। गुणों का विश्लेषण करना अर्थात कि हर विद्यार्थी के अंदर अलग अलग प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा की पहचान ऐसे तकनीक के माध्यम से हो जाती है। फिर उसके बाद विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना कि कोई भी बच्चा किस स्तर तक अधिगम कर पाया है, तो इसका मूल्यांकन भी यहाँ हो जाता है। और फिर है कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, तो जितना ज़्यादा आप तकनीकों का प्रयोग करते हैं आपका कक्षा शिक्षण उतना प्रभावशाली हो जाता है। इसके अलावा भी और भी उपयोग हैं, जिसमें है कि वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं को पहचानना और शिक्षा का नियोजन, संचालन एवं मूल्यांकन करना। मतलब कि शिक्षा को पहले से प्लान कर लेना और उसको नियोजित कर लेना, फिर उसका संचालन करना। तो इस प्रकार हमने देखा शिक्षा तकनीक के उद्देश्यों को। अब हम इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। शैक्षिक तकनीक की महत्व एवं उपयोगिता यह हमारा अंतिम टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले मैंने लिखा है जन शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान आदि की सफलता। जैसा कि हम जानते हैं कि शैक्षिक तकनीक के माध्यम से जन साधारण के लिए जो दी जाने वाली शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है, प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान है, अनवरत शिक्षा, कई सारे कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनकी सफलता हासिल की जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि इस शिक्षा तकनीक के माध्यम से हम विद्यालय के संगठन, प्रशासन और प्रबंध के मध्य जो समस्याएं आते रहती हैं उनको सुलझाने का भी कार्य कर सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, यानी कि संपूर्ण स्तर पर हम देख सकें तो साक्षरता दर में भी वृद्धि आती है। आगे है कि शिक्षण अधिगम को सरल व प्रभावशाली, लचीला बनाने में हमको ये मददगार होती है और पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सहायक होती है। रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि का जो प्रयोग किया जाता है, इससे जन शिक्षा और प्रभावशाली हो जाती है। फिर यह भी है कि शिक्षक शिक्षिका का जो दृष्टिकोण होता है वह मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ हो जाता है। यानी कि चीज़ों के प्रति उनके जो विचार होते हैं वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखा गया है, अंतिम मैंने लिख दिया है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति भी इसके माध्यम से हो जाती है। नवीन शिक्षण प्रतिमान, यानी कि जो मॉडल, चार्ट वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं, और ये शिक्षण उपकरण जो आजकल आए हुए हैं इनका प्रयोग से और इस विधि का प्रयोग करने से शिक्षण को और प्रभावशाली बनाया जाता है। और इससे शिक्षक प्रशिक्षण भी कारगर होता है। यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग है, जिसमें हम सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेटेड शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण आदि के माध्यम से प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा शैक्षिक तकनीक का महत्व, उपयोगिता। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। आप सब अपनी तैयारी जमकर करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड बोर्ड के द्वारा ली जाने वाली प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा यानी डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। तो परीक्षा बहुत जल्द ही होने वाली है, तो तैयारी जोरों शोरों पर करते रहिए। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैक डीएलएड के द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला में आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, पाठ योजना, जो सभी पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आप चाहे वह फाउंडेशंस के पेपर हों, चाहे वह किसी सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर हों, उसमें सवाल जरूर पूछा जाता है। जो सवाल पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है उसे मैंने एक रूपरेखा के अनुसार प्रस्तुत किया है कि पाठ योजना का क्या अर्थ है, पाठ योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, पाठ योजना निर्माण के प्रमुख पदों का वर्णन कीजिए, यानी पाठ योजना की रूपरेखा का वर्णन करें। तो हमेशा मैं कहता रहा हूं कि अपना उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए आप पहले एक प्रारूप का निर्माण कर लें। तो मैंने यहाँ प्रारूप बना दिया है, जो प्रारूप आप देख पा रहे होंगे
प्रारूप कुछ इस प्रकार है कि पहले आप लिखेंगे पाठ योजना का अर्थ, फिर लिखेंगे पाठ योजना की परिभाषाएं, पाठ योजना की प्रमुख विशेषताएं, पाठ योजना निर्माण के विभिन्न पदों का प्रारूप या उसकी रूपरेखा। तो देखिए, इस रूपरेखा के उत्तर को मैं शुरू कर रहा हूं। पहले हम पाठ योजना के अर्थ को समझ लेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पाठ योजना जो है अंग्रेजी भाषा के लेसन प्लान का हिंदी अर्थ है। किसी भी विषय को पढ़ाने हेतु उस विषय से संबंधित विषय वस्तु की रूपरेखा को पढ़ाने के पहले ही तैयार कर लेना पाठ योजना कहलाता है। क्या है मतलब, पढ़ाने जो जा रहे हैं उसके पहले ही हम उसका रूपरेखा तैयार कर लें। यह शिक्षण के पूर्व की गई तैयारी में आता है। वास्तव में पाठ योजना शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, जिसमें शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेखन किया जाता है। अतः पाठ योजना का शाब्दिक अर्थ है पाठों का शैक्षिक लक्ष्यों तथा उनकी अभिप्राप्ति के लिए नियोजन करना। तो यह पाठ योजना का अर्थ हुआ। पाठ योजना किसी विषय वस्तु की उस छोटी इकाई का परिचय होता है जिसे अध्यापक या अध्यापिका किसी निश्चित कालांश या अवधि में पढ़ाते हैं। तो मैंने छोटे से शब्दों में कम समय में आपको समझाया कि पाठ योजना का अर्थ क्या होता है। अब हम देखते हैं पाठ योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। विभिन्न शिक्षाविदों के अनुसार पाठ योजना को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। पहला है डॉक्टर आर.जी. कुशवाहा के अनुसार, पाठ योजना उस विषय वस्तु का नाम है जिसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का विकास के लिए कक्षा शिक्षण के समय किया जाता है। मतलब कि पाठ योजना उस विषय वस्तु का नाम है जिसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास कक्षा शिक्षण के समय किया जाता है। यानी कि कक्षा शिक्षण के समय उसकी सर्वांगीण विकास का कार्य जो कर रहे हैं हम, वही पाठ योजना है। विनिंग और विनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्यवस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों की तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना, यह है पाठ योजना। सिम्पसन के अनुसार पाठ योजना में शिक्षक अपनी विषय सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। आगे देखते हैं डॉक्टर ए डिकवी के अनुसार संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ योजना सर्वाधिक फलदायक पक्ष है। तो मैंने यहाँ 4 पाठ योजना की परिभाषाएं लिखी हैं। मैक्सिमम आप 2 भी लिखते हैं तो आपकी परिभाषा पर्याप्त हो जाती है, इनफ है, सफिशियंट है। अब पाठ योजना की प्रमुख विशेषताओं को हम देख लेते हैं। तो पाठ योजना में शिक्षण के उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट व व्यवहारिक होता है। मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है यह स्पष्ट झलकता है। पाठ योजना सरल व लिखित होती है। प्रभावी पाठ योजना एक कक्षा में प्रयोग में आने वाली क्रिया की प्रस्तावित रूपरेखा है। समझ रहे हैं। पाठ योजना में पाठ की अवधि, कक्षा के स्तर, विषय वस्तु प्रकरण आदि सामान्य सूचना का उल्लेख रहता है। आगे देखते हैं कि पाठ योजना में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री का उल्लेख रहता है। जैसे कि क्या क्या शिक्षण सामग्री आप प्रयोग करने जा रहे हैं। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट। पाठ योजना में सरल व स्पष्ट भाषा होती है। स्तरानुकूल पाठ में विषय वस्तु का संगठन निहित होता है। मतलब कि पाठ योजना जो है ना, नॉलेज लेवल, क्लास लेवल, एज लेवल, इसको देखकर तैयार किया जाता है। पाठ योजना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित व नवीन ज्ञान पर प्रस्तावित होती है। हमारा पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे जो जान रहे हैं पहले से, उसको हम ध्यान में रखकर जो ज्ञान हम उन्हें देने जा रहे हैं उस ज्ञान तक हमें पहुंचाना, वहां तक हासिल करना, पहुंचना, यही अधिगम का मूल उद्देश्य है। तो इसका वहां पर वर्णन होता है। उदाहरणों से पाठ की रोचकता बनी रहती है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरणों से पाठ की रोचकता बनी रहती है। पाठ योजना में सम्मिलित प्रश्नों में उपयुक्तता, संबद्धता व श्रृंखलाबद्धता होती है। यानी कि प्रश्न वही रहेंगे जो आपके पाठ से संबंधित होंगे और वो श्रृंखलाबद्ध कड़ी से पूछे जाएंगे। छात्रों के लिए पाठ का सारांश भी सम्मिलित होता है ताकि मुख्य शिक्षण के बिंदु जाने जा सके। मतलब क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं इसका वर्णन भी पाठ योजना में मिलेगा। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए बोधगम्य प्रश्नों
पुनरावृत्ति व अभ्यास के प्रश्नों का समाकलन रहता है। यहाँ तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं ताकि हम छात्र का मूल्यांकन कर सकें, अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, छात्र का अधिक से अधिक अधिगम हो सके, बच्चे को, विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अनुभव हो सके। करके सीखना, ज्ञान को केवल क्लास तक ही ना सीमित रख करके शिक्षा को विद्यालय के जीवन से बाहरी जीवन तक जोड़ना। एनसीएफ में भी बताया गया है। शिक्षक को यह आभास बना रहता है कि उसका शिक्षण कहाँ तक सार्थक रहा है। पाठ्य योजना के आधार पर शिक्षक को, शिक्षिका को यह पता चल जाता है। छात्रों के क्रियाकलाप व अधिगम का अच्छा ज्ञान होता है, तो बच्चे इससे अच्छी तरह से जान पाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि पाठ्य योजना के निर्माण के विभिन्न पद। आगे हम देखते हैं पाठ्य योजना निर्माण के विभिन्न पदों का प्रारूप व उसकी रूपरेखा। तो पाठ्य योजना की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जा सकती है। सभी चीज़ों को मैंने क्रमबद्ध तरीके से सजा करके यहाँ लिखा है। पहला नंबर पे सामान्य सूचना। इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, विषय, अवधि आदि प्रकरणों का वर्णन होता है। जैसे में हम देख सकते हैं कि विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, कालांश, प्रकरण, अवधि, मतलब कि हम क्या पढ़ा रहे हैं उसकी एक शॉर्ट रिव्यू जानकारी हमें इसके सूचना पट पर मिल जाती है। अब आगे है सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं कि सामान्य उद्देश्य लेखन प्रथम बिंदु यानी विषय के आधार पर निर्धारित किया था। मतलब समझिए, सामान्य उद्देश्य में जो आप लिखेंगे वह लिखेंगे कि आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय को पढ़ाने से का मूल उद्देश्य क्या है। विषय के संबंधित होता है सामान्य उद्देश्य। भिन्न भिन्न विषयों के सामान्य उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। अब दूसरा टॉपिक होता है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ ध्यान रखिएगा, विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं उस विषय के अंतर्गत जो हम पाठ का बिंदु, टॉपिक, शीर्षक पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस पाठ के विशेष को पढ़ाने में जिन उद्देश्यों की आकांक्षा या हम एक अनुमान लगाते हैं कि बच्चे इसके पढ़ने के बाद ये ज्ञान सीख सकेंगे, बता सकेंगे या जानेंगे, तो उनसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। आगे हम देखते हैं सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधि। पाठ पढ़ाने के लिए जिन सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर आदि का उपयोग किया जाता है तथा साथ ही साथ विषयों के आधार पर उनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों जैसे कथा कथन विधि या अभिनय विधि, जब आप हिंदी की कहानियां वगैरह पढ़ाते हैं तो उनका वहां पर वर्णन कर देते हैं कि ये विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए एक कॉलम बना रहता है। पूर्व ज्ञान जो होता है उसमें हम जानते हैं कि विद्यार्थियों से उनके आयु व वर्ग के अनुरूप उनसे पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित अपेक्षित पूर्व ज्ञान का वर्णन होता है। मतलब कि हम अगर पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को संज्ञा, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा नाम से परिचित है, कि किसी भी विषय को हम उसके नाम के द्वारा पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो यह उसका पूर्व ज्ञान हो गया। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पाठ से मिलने वाले नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न, कहानी या कविताएं प्रस्तावना के रूप में पूछी जाती हैं। ये शिक्षक करता है या शिक्षिका करती है और उसके बाद विद्यार्थी जो है जवाब के रूप में देते हैं इसका उत्तर, जो यथासंभव हम समझ सकते हैं। और इसी संभावित उत्तर के आधार पर शिक्षक या शिक्षिका अपना उद्देश्य कथन निर्धारित करते हैं। उद्देश्य कथन क्या होता है? प्रस्तावना की समाप्ति पर यह उद्घोषणा करते हैं कि आज कौन सा पाठ पढ़ेंगे। अब उसके बाद पाठ का प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। तो पाठ के प्रस्तुतिकरण में बच्चों के सम्मुख पढ़ाए जाने वाले पाठ को विभिन्न विधियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं शिक्षक शिक्षिका, जिसमें छात्रों की सभी सहभागिता भी होती है। इसमें कुछ कॉलम होते हैं जो बनाए हुए मैंने लिख दिए यहाँ पर। ये मुख्य रूप से समझाने के लिए इस तरह से आप अपने उत्तर में इसको मेंशन करेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण सामग्री, इसके आगे का कॉलम और भी होता है जैसे श्यामपट वगैरह। अब शिक्षण बिंदु क्या है? तो पढ़ाए जाने वाले बिंदु हैं। छात्र अध्यापक क्रिया क्या है? तो विकासात्मक प्रश्न, अध्यापक के कथन, उनके प्रयोग प्रदर्शन, जो दृष्टांत वो दिखा रहे हैं उनके बारे में। छात्र छात्रा क्रिया में क्या होता है? बच्चों ने जो प्रतिक्रियाएं शिक्षक की क्रिया के बाद दी, आप जैसे जवाब लिख दिए या कुछ लिखे, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शिक्षण विधि, इसमें प्रयोग की जाने वाली विधि का वर्णन, और सामग्री में हम प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों का वर्णन करते हैं। अब आगे है कि
श्याम पट्ट कार्य। श्याम पट्ट कार्य में हम उन मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं जो हम श्याम पट्ट पर वहां लिखेंगे। उनमें से कुछ एक बातों का वर्णन हम पाठ योजना में कर देते हैं। बोधगम्य प्रश्न जो पाठ पढ़ाने के दौरान आप पूछते रहते हैं, उस तरह के प्रश्न हो गए। मूल्यांकन प्रश्न में अधिगम स्तर की जांच के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। और पुनरावृत्ति प्रश्न में हम पाठ की समाप्ति पर जो प्रश्न दोहराने के लिए पूछते हैं। अंत में निरीक्षण सह गृह कार्य, जिसमें छात्र अध्यापक बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करते हैं, उनकी कॉपी चेक करते हैं और साथ ही उन्हें कुछ कार्य घर से करने के लिए गृह कार्य स्वरूप दे देते हैं पाठ से संबंधित। तो इस प्रकार हमने आज देखा पाठ योजना का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, महत्व और पाठ योजना के निर्माण के लिए प्रमुख सोपान, प्रमुख चरण या प्रमुख पद जो उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। अपनी तैयारी जमकर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग झारखंड डीएलएड के फाउंडेशन 4 विद्या ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक, इसके एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं विशेषताएं स्पष्ट करते हुए मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें, जो कि लगातार हर वर्ष पूछा जाने वाला है। कभी मापन, कभी मूल्यांकन, कभी इन दोनों में अंतर, और कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में, कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे विस्तार पूर्वक के साथ। तो सबसे पहले मैं इसे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को बनाने के लिए इसे एक प्रारूप में लिख दिया हूं, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जब आप प्रारूप बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, इसमें मैंने अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक का सहयोग लिया है और साथ ही में कुछ प्रोफेसर्स के लिखे हुए नोट्स को भी पढ़ा है, और साथ ही में मैंने इसमें परिभाषाएं भी ऐड की हैं और अपने कुछ क्लास नोट्स को ऐड करते हुए अपने अनुभव के आधार पर एक क्वेश्चन का आंसर तैयार किया है। देखिए, सबसे पहले मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, फिर मापन का अर्थ, फिर मापन की परिभाषाएं, मापन की विशेषताएं, मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषाएं, मूल्यांकन की विशेषताएं, फिर मापन व मूल्यांकन का महत्व, और अंत में मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। मुझे लगता है ये उत्तर थोड़ा आपको लग रहा होगा कि लंबा है, तो मेरे बताए हुए उत्तर को आप समझें अच्छे से, और उसके बाद यदि आप चाहें तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत अधिक बड़ा नहीं है। सबसे पहले इसकी अवधारणा को समझते हैं। सबसे पहले जब हम अवधारणा को समझते हैं तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि अवधारणा में हम शिक्षा से शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसे तो हम हर पेपर में पढ़ते आते हैं। बालक की जन्मजात शक्तियों, व्यक्तिगत संबंधी विशेषताओं, शैक्षिक उद्देश्यों, विद्यालय व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, अध्ययन शैली, परीक्षा प्रणाली आदि से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, संबंधित समस्याओं पर उचित निर्णय लेना व अनुसंधान के लिए मापन व मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। तो हमने जाना कि मापन व मूल्यांकन की आवश्यकता शिक्षा संबंधी प्रत्येक कार्यों में होती है। शैक्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य छात्रों के कार्यों में सुधार लाना है। छात्रों के अधिगम परिणामों की उपलब्धि परीक्षणों की सहायता से मापी जाती है। जो छात्र है वो कितना सीखा है इसका पता हमें चलता है उसकी परीक्षा के रिजल्ट से। तो कार्य मूल्यांकन शिक्षण की समाप्ति पर छात्रों के अंतिम व्यवहारों की मापन की प्रक्रिया होती है। जो हम मूल्यांकन करते हैं वह जब शिक्षण समाप्ति हो जाता है तो फिर छात्र कितना अधिक व्यवहार में परिवर्तन ला पाया, अधिगम कितना कर पाया, इसे सीखने की प्रक्रिया होती है, इसे जानने, इसे मापने की प्रक्रिया होती है। तो अध्यापक का यह कार्य यह मापन करना है कि छात्रों ने विषय वस्तु में उस स्तर की क्या क्या उपलब्धि जो हमने उसे पढ़ाया। तो ये थी एक साधारण सी संक्षिप्त अवधारणा का परिचय। इसे हम परिचय भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम मापन का अर्थ समझते हैं। मापन का अर्थ है किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुणों के परिमाण का पता लगाना। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान। किन्हीं भी निश्चित इकाइयों में या गुणों में, जैसे कि हम अगर पानी नापेंगे तो 1 लीटर, 2 लीटर,
नापेंगे ना। अगर हम दूरी नापेंगे तो उसमें मीटर का सहयोग लेंगे, वजन नापेंगे तो किलोग्राम का सहयोग लेंगे। तो ये संख्यात्मक मान जो है ना, यही मापन कहलाता है। यह मानवीय मन के विभिन्न पक्षों व गुणों के संबंध में उतना ही सत्य है जितना भौतिक वस्तुओं के संबंध में। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया आपको भौतिक वस्तुओं का। और मानवीय मन कि व्यक्ति कितना सीखा, इसके लिए मैंने 100 अंकों की परीक्षा ली। 100 अंकों की परीक्षा में उसने 70 अंक प्राप्त किए, मतलब 70% तक उसे समझ में आया। ईएल थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, मतलब जिसका जरा भी अस्तित्व है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है। परिणाम नहीं, परिमाण होगा। परिमाण में सत्ता रखती है, माने कि अंकात्मक मान है, संख्यात्मक मान। और कोई भी वस्तु जिसकी किसी भी परिमाण में सत्ता हो, मापन की योग्य है। मतलब जिसका भी हल्का भी मान होता है उसको हम माप सकते हैं। मापन का लक्ष्य है किसी वस्तु या घटना की प्रतीकों में अभिव्यक्ति। तो समझ गए हम मापन के बारे में। मापन का परिभाषा देखते हैं। मापन की परिभाषाओं में सबसे पहले मैंने परिभाषा ली है कैंपबेल की। एक साधारण सी छोटी परिभाषा है जो जल्दी याद हो जाएगी। 2 परिभाषाएं आपके लिए काफी होती है। कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। ठीक है। अगला है स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये 2 परिभाषाएं देख लिए। अब हम मापन की विशेषताओं को देख लेते हैं। मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है, मतलब कहाँ से शुरू करना है यह नहीं, हम किसी से भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मापन की इकाइयां निश्चित नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि सबका सब मापन एक ही नियम से किया जाए, एक ही माप में किया जाए, एक ही इकाई में किया जाए। शिक्षा में मापन अनंतता की स्थिति बनाए रखता है, मतलब मापन हमेशा होते रहेगा। मापन अप्रत्यक्ष है, अर्थात उसका सीधा मापन न होकर किसी उपयुक्त माध्यम से होता है। अगला है मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक मितव्ययी है, मतलब कम खर्चीला। मापन किसी भी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता से करता है। तो ये हमने पढ़ा मापन के बारे में। अब हम जानेंगे मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन के बारे में शुरू करते हैं। हम जाने अनजाने अथवा चेतन अचेतन रूप से अनेक तथ्यों को अर्जित करते हैं और जीवन में उनका प्रयोग करते हैं। हम जो बातें सीखते हैं वे हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं। ये परिवर्तन हमारे लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन द्वारा प्राप्त होती है। मूल्यांकन हो गया मापन का व्यापक रूप। मापन में तो हमने नंबर दे करके प्राप्त कर लिया कि उस बच्चे ने इस विषय में इतना अंक प्राप्त किया, इस विषय में इतना अंक प्राप्त किया, लेकिन ऑल ओवर इंटीग्रल उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कितना मापन का पूरा स्वरूप जो कहा जाए कुल मिलाकर वो मूल्यांकन में आता है। मूल्यांकन एक सदैव चलने वाली विस्तृत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। तो मापन कितना हद तक सफल हुआ इसका जानकारी मूल्यांकन से होता है। एनसीईआरटी की एक पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन में मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा हमें 3 बातों का पता चलता है। पहला, हम अपने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। दूसरा, कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी हैं। तीसरा, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। ये 3 हुए आपके मापन मूल्यांकन के द्वारा क्या उद्देश्य होते हैं। अब मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो इसमें 2 परिभाषा मैंने ली है। रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति व समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय है उसका ही प्रयोग किया जाता है। मतलब व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी और सबसे अच्छा जो है वही मूल्यांकन का स्वरूप होता है। कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत यानी कि हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा उसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रहता है। मूल्यांकन की विशेषताएं।
पहला, वैधता। यह एक वैध प्रक्रिया है, अर्थात उद्देश्यों में वर्णित जो व्यवहार हम जांचना चाहते हैं केवल उसी की जांच की जाए। मतलब जो कहा गया है, जो पढ़ाया गया है, उसी आधार पर जांचा जाए। विश्वसनीयता। मूल्यांकन विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें एक ही स्तर के विद्यार्थी अगर बार बार पुनः पुनः परीक्षा भी देंगे तो उसमें एक ही प्रश्न का उत्तर लगभग एक ही सा लिखेंगे। व्यवहारिकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। चौथा, न्याय संगत। मूल्यांकन सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से न्याय संगत होना चाहिए। पांचवा, उपयोगिता। यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होना चाहिए। हमने देख लिया मापन मूल्यांकन की विशेषताएं। अब हम मापन एवं मूल्यांकन का महत्व समझ लेते हैं कि शिक्षा जगत में इसका क्या महत्व है। पहला, यह विद्यार्थियों की प्रगति एवं ज्ञान में सहायक होता है, आवश्यक होता है। पाठ्य विषयों के चयन में सहायक होता है, छात्रों के वर्गीकरण व चयन में सहायक होता है, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में सहायक होता है, अध्यापकों के कार्य के जांच में सहायक होता है, आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन यह संख्यात्मक होता है, मूल्यांकन यह गुणात्मक होता है। मापन में जानते हैं कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, मूल्यांकन में इसका क्षेत्र व्यापक होता है। मापन इसमें समय कम लगता है, मूल्यांकन इसमें समय अधिक लगता है। मापन में है यह पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है, मूल्यांकन में है यह शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है, यानी मूल्यांकन का ही एक लघु रूप है और मूल्यांकन स्वयं एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार आज हमने देखा मापन और मूल्यांकन को विस्तार पूर्वक। अगली कक्षा में हम लोग किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। उम्मीद है आप सब भली भांति अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप प्रदान कर रहे होंगे। तो झारखंड डीएलएड की वर्ष 2021 की फाइनल परीक्षा, जिसकी तिथि बहुत जल्द ही घोषित होने वाली है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम फाउंडेशन 4 यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन, इस विषय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार लगभग कहिए तो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। देखिए मैंने लिख दिया है 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में और 19 में इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है। पाठ्यक्रम क्या है, इसकी विशेषता, इसके निर्माण के सिद्धांत एवं इसके अवयवों का वर्णन करें। यहाँ मैंने थोड़ा सा वर्णन और भी नहीं किया है कि पाठ्यक्रम और सिलेबस यानी कि पाठ्य वस्तु में अंतर का वर्णन करें। तो पाठ्यक्रम को समझना प्रत्येक डीएलएड के विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है। मैंने कोशिश की है कि इस एक वीडियो में आपको पीडीएफ के माध्यम से पूरी तरह से पाठ्यक्रम को समझाने का प्रयास करूं। तो देखिए मैं उत्तर को प्रारूप के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रारूप जो दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे, उसके बाद पाठ्यक्रम की विशेषताएं या उसका स्वरूप के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपको कि पाठ्यक्रम के प्रकार क्या होते हैं। आगे बात करेंगे पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। फिर हम पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर के बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम के अवयवों को लेकर मैं एक वीडियो और लाऊंगा क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाता। आप सबको बताना चाहूंगा टेलीग्राम पर चैनल उपलब्ध है, टेलीग्राम पर जाकर के आप लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ और इसकी जानकारी मिलते रहे। और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर सारी जानकारियां मिलते रहे। चलिए हम पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा समझते हैं। पाठ्यक्रम ही वह विषय वस्तु है जो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध स्थापित करती है। मतलब समझे, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक टीचर और एक स्टूडेंट के मध्य में संबंध स्थापित होता है। संपूर्ण विद्यालयी प्रक्रिया, विद्यालय में होने वाली सारी प्रक्रियाएं, चाहे वह शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक, जो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास शारीरिक एवं मानसिक के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्रमबद्ध एवं संगठित रूप में पाठ्यक्रम कहलाती है। तो पाठ्यक्रम क्या होता है? विद्यालय में होने वाली संपूर्ण प्रक्रियाएं, चाहे वो शैक्षणिक हो, गैर शैक्षणिक हो, पाठ्य सहगामी प्रक्रियाएं हो, जिनके द्वारा बालक
या बालिका या विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है, शारीरिक, मानसिक, सब पर। तो ये सारी प्रक्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से पाठ्यक्रम का दर्जा दे सकते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह अंग्रेजी भाषा के क्यूरिक्यूलम शब्द का हिंदी अनुवाद है। किसका? क्यूरिक्यूलम, करिकुलम भी बोलते हैं, जो लैटिन भाषा के क्यूरेरे, CURRE, क्यूरेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। यह जो दौड़ का मैदान होता है, करिकुलम क्यूरेरे से ही बना है। जिस प्रकार एक धावक दौड़ के मैदान को दौड़कर पार करता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को दौड़कर अपनी शिक्षा पूरी करने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थी के लिए एक दौड़ का मैदान है। यही सिलेबस है, यही उसका करिकुलम है, इसी को दौड़कर उसे पार करना है और अपनी शिक्षा को पूरा करने का प्रयास करना है। और शिक्षा कितना भी हो, कहा जाता है कि पूर्ण नहीं हो पाती है। शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम करिकुलम के बारे में कुछ परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं कि कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। बरिक महोदय के अनुसार उच्चतर जीवन जीने के लिए प्रतिदिन 24 घंटे की जाने वाली समस्त प्रक्रियाएं, जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं ना, ये समस्त प्रक्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। एक और विद्वान है ले, तो ले के अनुसार पाठ्यक्रम का विस्तार वहां तक है जहां तक जीवन का, मतलब आपका जीवन जहां तक है वहां तक पाठ्यक्रम चल रहा है। अगर हम जॉन डीवी की बात करें तो देखिए, सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है। सीखने का विषय या पाठ्यक्रम जो है वह पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है, जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। लगातार एक लक्ष्य के अनुसार हम जो क्रिया के माध्यम से कुछ खोज रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, वही जो है आपका पाठ्यक्रम है। अब पाठ्यक्रम की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी विशेषताएं या इसके स्वरूप क्या क्या है। मैंने जो 3 परिभाषाएं दी उसमें से 2 परिभाषाएं आपके लिए काफी हैं, पर्याप्त हैं। पाठ्यक्रम क्रियाकलापों का संपूर्ण कार्यक्रम है। क्या है? पाठ्यक्रम क्रियाकलापों का संपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया है कि पाठ्यक्रम संपूर्ण विद्यालयी क्रियाकलापों का संगठन होता है तथा यह उनका व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप होता है। आगे क्या है? पाठ्यक्रम गतिशील है। देखिए, NCERT का मानना है कि कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण एवं निश्चित नहीं हो सकता है, यह समय व स्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। पाठ्यक्रम अनुभवों का संग्रह है। एक महान दार्शनिक शिक्षाविद फ्रोवेल, जिन्होंने किंडरगार्टन यानी कि खेल पद्धति के अनुसार शिक्षा देने पर जोर दिया है, उनके अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण मानव जाति के व्यवहार और उनके ज्ञान का, अनुभव का प्रतिरूप हो। आगे बात करते हैं चौथा, कि पाठ्यक्रम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होता है, उसमें लक्ष्य पहले से निर्धारित होते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा यह निर्धारित होता है कि बालक को क्या और कितना पढ़ना है तथा शिक्षक इसी के अनुसार अपने वर्ष भर का कार्य निर्धारित करते हैं। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं इसकी। 5वां नंबर में कि निर्देशन पाठ्यक्रम का एक अंग है। पाठ्यक्रम जीवंत प्रक्रिया है। समाज तथा विद्यालय पाठ्यक्रम के अंग हैं। तो हमने देखा पाठ्यक्रम की विशेषताओं और उसके स्वरूप के बारे में कि पाठ्यक्रम कैसा होता है। हम पाठ्यक्रम के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अभी का वर्तमान का चर्चित पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड बेस्ड, बच्चे के आधार पर होना चाहिए। इसके अनुसार वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित पाठ्यक्रम यही है। इसके अनुसार शिक्षा के केंद्र में बालक को रखा जाता है तथा उसी की रुचि के अनुसार व योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु व शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है।
आगे है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। यह माने कि कहा जाए तो परंपरागत पाठ्यक्रम कहला जाए। पुराने जमाने में इसी प्रकार के पाठ्यक्रम का चलन था, परंतु अब इसे मान्यता नहीं दी जाती है। तीसरा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें शिक्षा के केंद्र में विषय को रखा जाता है। विषय वस्तु के आधार पर ही शिक्षण प्रदान की जाती है। विषय वस्तु के आधार पर ही शिक्षण की विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को भी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के साथ सम्मिलित करके रखा जाता है। अगर इसके अतिरिक्त बात करें तो महात्मा गांधी के अनुसार शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो रोजगारोन्मुख कौशल विकास योजना पर आधारित हो। इसके अंदर वही आ जाते हैं। पांचवा एकीकृत पाठ्यक्रम, जिसमें कई विषयों को एक विषय के अंदर में मिलाकर के पढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा अगर हम कहें तो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाई करवाया जाता है, जिसमें इतिहास, भूगोल और विज्ञान, समाज, इनकी जानकारी एक साथ बच्चों को देने की कोशिश की जाती है। पांचवा है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। अब हम इसकी बात कर लें तो बालक की आवश्यकताओं व रुचि को ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसा समाज होता है पाठ्यक्रम का निर्माण भी उसी के अनुरूप होता है। जैसे कि एक साधारण सा बात कहते हैं, आज का दौर ऐसा हो चुका है कि हम इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में देख रहे हैं। तो अंग्रेजी जब आपके सामने एक वैश्विक भाषा के तौर पे है, तो अंग्रेजी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं वर्तमान युग में कंप्यूटर की जरूरत बढ़ रही है, आवश्यकता बढ़ रही है, तो कंप्यूटर को पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है। हम देखते हैं कि वर्तमान युग जो है प्रतियोगिता का युग है, कंपटीशन का युग है, तो मैथ और साइंस की समझ बच्चों में अच्छी होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम पाठ्यक्रम में इन विषयों को जोर दे करके रखते हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके अनुसार मिली शिक्षा बच्चे को भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उसको रोजगारोन्मुख हो, आजीविका का साधन उपलब्ध करा सके। चौथा है रचनात्मकता का सिद्धांत। प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर जन्मजात रूप से कुछ प्रतिभा छिपी होती है, अतः पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उसकी रचनात्मक प्रतिभा को बाहर निकाल सके। पांचवा है खेल व क्रियाकलाप युक्त पाठ्यक्रम रोचक होता है, अतः पाठ्यक्रम ऐसा ही होना चाहिए। छठा हम लचीलेपन का सिद्धांत का बात करते हैं। प्रोफेसर यशपाल ने कहा है शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात एजुकेशन विदाउट बर्डन। एनसीएफ का भी कहना है कि विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना शिक्षा का पहला उद्देश्य होना चाहिए। जो कक्षा के अंदर उसको ज्ञान मिलता है, उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। अतः पाठ्यक्रम ऐसा हो जो समय, स्थान व बच्चों के सामाजिक विकास के अनुरूप परिवर्तित किया जा सके। तो ये हमने देखा पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। हम चर्चा कर लेते हैं पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम इसका क्षेत्र व्यापक होता है, तो पाठ्य वस्तु यह पाठ्यक्रम का ही एक अंग है। पाठ्यक्रम यह पूरी शिक्षा के दौरान मिला अनुभव है, तो पाठ्य वस्तु यह पाठ्यक्रम के निर्देशों का पालन करती है। पाठ्यक्रम में तीसरा नंबर, पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यार्थी के वर्तमान आयु, रुचि स्तर तथा उसके भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो तीसरा नंबर पाठ्य वस्तु में कि यह केवल बच्चे की वर्तमान कक्षा के विषय वस्तु के अनुसार होता है। चौथा नंबर पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रयोग तथा शोध शामिल है। तो चौथा नंबर पाठ्य वस्तु में सिर्फ किताबों द्वारा अर्जित ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है। 5 नंबर इसमें शिक्षा किताब, व्यायाम तथा खेल कूद सबके द्वारा दी जाती है। और इधर 5वां नंबर यह केवल किताबों पर आधारित है। छठा नंबर इसमें शैक्षणिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं शामिल हैं, तो पाठ्य वस्तु में सिर्फ पुस्तकीय शिक्षा शामिल है। इस प्रकार हमने देखा पाठ्यक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन। अगली कक्षा में हम किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए